ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने आप। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ, और वो खबर बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग है, और खबर है 7 अक्टूबर 1958 का मार्शल लॉ, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ, 7 अक्टूबर का स्याह तरीन दिन 1958 में। ये जफर सैयद साहब की स्टोरी है जो हाल ही में उन्होंने बीबीसी उर्दू में तहरीर की। जाहिर है तो तारीखी वाकयात बहुत सारी किताबों में हैं, लेकिन जफर सैयद साहब ने हाल ही में से तहरीर किया तो हमने सोचा आपके सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज हुआ। सदर जनरल सिकंदर मिर्जा ने आइन मुअत्तल किया, असम्बलियां तहलील की और तमाम सियासी जमातें कलअदम करार दे दी। यहां ये जहन में रखिए कि सिकंदर मिर्जा भी फौजी बैकग्राउंड में से थे, वो भी फौजी अफसर थे। ये नहीं आपने सोचना कि किसी सिविलियन ने ये काम डाल दिया था। ये अलग बात है कि पंजाबी में कहते हैं सप नू सप लड़े ते विस किनू चढ़े। विस का मतलब जहर, कि जहर किसको चढ़े, तो वो दूसरी तरफ सदर जनरल अयूब थे, एक तरफ सिकंदर मिर्जा थे, वो वर्दी में थे, वो वर्दी में नहीं थे, तो फिर जहर तो उसी को चढ़नी थी जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, तो फिर जहर सिकंदर मिर्जा साहब को चढ़ गई। जहन दोनों का एक ही जैसा था। बहरहाल 7 अक्टूबर 1958 को इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, असम्बलियां तहलील की, सियासी जमातों को कलअदम करार दे दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अयूब खान अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं कि मैं 5 अक्टूबर को कराची पहुंचा, सीधा जनरल सिकंदर मिर्जा से मिलने गया। वो तल्ख, मुतफक्कर और मायूस बैठे थे। मैंने पूछा क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है ये जो आपने तहलील करना है, आइन भी, और जाहिर है असम्बलियां आपने तहलील करनी है और सियासी जमातों पर पाबंदी लगानी है, तो क्या आपने ये अच्छी तरह सोच लिया है सर? तो अयूब खान साहब ने उनको सर कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना आपने ये सर। वो बोले हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ऐलाने मार्शल लॉ हो गया। उस वक्त टीवी तो मौजूद नहीं था, इसलिए कोई अजीज हमवतनों वाली तकरीर नहीं हुई। एक टाइप शुदा नोटिफिकेशन जो था रात 10:30 बजे अखबारात और सफारत खानों को भेज दिया गया। फौजी दस्ते रेडियो पाकिस्तान और टेलीग्राफ इमारत के गिर्द तैनात कर दिए गए और यूं बड़ा ही आराम से उस वक्त मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेकिन यह पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों का आगाज था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कभी भी आजादी की सुबह उस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने नहीं देखी। मिर्जा के फैसले में दर्ज था कि मुल्क में ताकत की रसाकशी, बदनवानी और अवाम के इस्तेहसाल का बाजार गर्म है। सियासी जमातों की जहनियत गिर चुकी है, इंतखाबात से बेहतरी की उम्मीद नहीं। यही बातें फिर हर नए मार्शल लॉ में इस्तेमाल की गई। थोड़ी जिद्दत आती गई। मिर्जा जरा थोड़े से एडवांस आदमी थे, उन्होंने इसमें व्यागरा और जिनसी तल्लकात और जिनसी करैक्टर और मजहबी करैक्टर असैसिनेशन ये चीज़ें नहीं डाली। बाद वाले जो आमर आते रहे वो ये चीज़ें भी हस्बे जायका उनके अंदर डालते रहे। किसी के बेडरूम में से व्यागरा निकाल ली, किसी के बेडरूम में से किताबें निकाल ली, किसी की गंदी तस्वीरें निकाल ली, किसी की गंदी वीडियो बना ली। तो वो भी हस्बे तौफीक, हस्बे मंशा, जिस तरीके से इखलाकी पस्ती हर महकमे में आती गई, उस तरीके से अगलों ने अपना जो नई हंडिया पकानी या उसकी रेसिपी जो है वो चेंज करते रहे। लेकिन सियासतदानों की तब्दीली की जो रफ्तार थी, सिकंदर मिर्जा साहब ने जो कुछ किया था, सिकंदर मिर्जा ने आइन को ट्रैश करार दिया। हालांकि यही आइन 1956 में इन्हीं की जेर क़यादत मंजूर हुआ था। मिर्जा ने अपनी स्वाबदीदी ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक वजीर आजम को बरतरफ किया। मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सरवर्दी, आई चंद्रीगढ़, मलिक फैरोज खान नून, इन तमाम को ये ऐसे जैसे कपड़े बदलते हैं इतनी तेजी से। बल्कि एक मशहूर है बात मशहूर है, एक जुमला मशहूर है नेहरू साहब के साथ, पता नहीं आप वो दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे दोहराते हैं कि पाकिस्तान में उतनी तेजी से प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं जितनी तेजी से मैं अपनी धोती या शेरवानी नहीं बदलता। ये दोनों तरह के जुमले मौजूद हैं। अब ये हकीकतन नहीं पता कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था, लेकिन बहरहाल इस तरीके से सिकंदर मिर्जा, क्योंकि मैंने बताया कि वो भी एक फौजी बैकग्राउंड से ही थे सिकंदर मिर्जा साहब भी, और उन्होंने भी उससे पहले बरतानिया की जो मिलिट्री एकेडमी थी उससे वो तरबियत याफ्ता थे। बर्रे सगीरी फौजी थे, मीन बरतानिया की जो फौज थी उसके वो फौजी अफसर थे। पाकिस्तान बनने के बाद वजीर दिफा बने और बाद गवर्नर जनरल बने और 1956 के आइन के बाद मुल्क के पहले सदर भी बने।
اچھا اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کام ڈال دیا اسکندر مرزا صاحب نے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک وردی میں تھا، ایک وردی کے بغیر تھا، تو کام تو پھر وردی والے کا چلنا تھا. تو مارشل نفاذ کے 20 دن کے بعد، صرف 20 دن کے بعد 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان صاحب نے کان سے پکڑ کے صدر اسکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا، استعفیٰ پر زبردستی سائن کروائے، انہیں زبردستی ملک بدر کیا گیا، پہلے کوئٹہ بھیجا گیا، وہاں سے ملک بدر کیا گیا. بیگم ناہید مرزا جو ہیں ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میری بلیوں کا کیا ہوگا. بہرحال بلیوں کو پھر بلا کھا گیا، تو جو بلا آپ نے پالا تھا اسی بلے نے آپ کو کھایا. تو اس وقت کے آرمی چیف صاحب نے یہ کام کیا. پھر آگے کام چلتا گیا، جاتے ہوئے وہ ایوب خان صاحب جاتے ہوئے یحییٰ خان کو ملک توڑنے کی ریت ایوب خان ڈال کے گئے تھے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے. وہ پھر یحییٰ خان کو اپنا اقتدار منتقل کر کے گئے. انہوں نے پھر افیکٹولی ان کی جو پالیسی تھی ایوب خان کی اس کو پورا کیا اور ملک کو دو ٹکڑے کیا. اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے بھٹو صاحب آئے. بھٹو صاحب بھی اس وقت شہباز شریف کی طرح، جیسے آج شہباز شریف عاصم منیر کے ساتھ ہیں، بھٹو صاحب اس طرح سے اس وقت پہلے ایوب خان کے ساتھ اور پھر یحییٰ خان کے ساتھ تھے. دونوں آرمی چیفز کے ساتھ بھٹو صاحب کا یہی کردار تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے لینے کی کوشش بھی کی اور ان کو جو پھانسی دی گئی اس کے خلاف ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس سے پہلے ان کا جو بھی سیاسی کردار تھا وہ کوئی بہتر نہیں تھا، وہ کوئی